स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी नसीब हुई, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया था। हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा हिस्सा काटकर पाकिस्तान बनाया गया। अब एक तरफ हिंदुस्तान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा और था, कश्मीर, जो कि एक आज़ाद रियासत था। आज़ादी के बाद जिन्ना चाहते थे कि कश्मीर रियासत को पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पंडित नेहरू इस बात पर कोई भी समझौता करने के लिए राजी नहीं थे। और यहीं से शुरू होती है दास्तान कश्मीर। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र छेड़ते ही पंडित नेहरू पर आरोपों की बौछार शुरू हो जाती है। पहला आरोप लगता है कि जब देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे तो नेहरू कश्मीर मसला अपने हाथ में क्यों लेने के इच्छुक थे। आरोप के समर्थन में दलील यह दी जाती है कि क्योंकि पंडित नेहरू कश्मीरी पंडित थे, इसलिए उन्हें कश्मीर से एक जज्बाती जुड़ाव था, इसलिए उन्होंने मुद्दा अपने हाथ में लिया। दूसरा आरोप पंडित नेहरू पर यह लगाया जाता है कि चलो मुद्दा अपने हाथ में अगर ले भी लिया था तो मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की आखिर क्या जरूरत थी, और जनमत संग्रह की बात आखिर वो कहां से ले आए। पंडित नेहरू पर तीसरा जो आरोप लगता है वो ये लगाया जाता है कि नेहरू को इतना सब कुछ करके चैन नहीं मिला तो कश्मीर के लिए उन्होंने धारा 370 बना दी। वैसे तो आरोप और सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंडित नेहरू के आलोचक, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्य रूप से इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा उनको मालूमात है नहीं। और बहस के अंत में नतीजा निकालते हैं कश्मीर समस्या का जो पूरा मसला है, जो समस्या है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। और इन्हीं आरोपों और सवालों के दम पर 5 अगस्त 2019 को केंद्र कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें उसने संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू करने का अधिकार खत्म कर दिया। और इस अनुच्छेद की वजह से जो 1950 से जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, करीब करीब स्वायत्तता मिली हुई थी, वो खत्म हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया। इसमें से एक हिस्सा लद्दाख है, जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं है। दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर है, जिसके पास अपनी विधायिका है। धारा 370 हटाते हुए केंद्र सरकार ने यही तर्क भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई जम्मू कश्मीर के मामले में भूल को सुधार दिया है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लगाए गए इन आरोपों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, उस वक्त देशी जो रजवाड़े थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी सही तादाद पर विवाद था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक संख्या 521 थी, जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इनकी तादाद 565 बताई गई। लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उनकी संख्या थी 500 के ऊपर ही। उनका आकार, उनकी हैसियत अलग अलग तरह की थी। एक तरफ विशाल रजवाड़े थे जो यूरोप के किसी देश से भी बड़े थे, तो दूसरी तरफ छोटी छोटी रियासतें भी थीं, छोटे छोटे जमींदारे थे, जागीरें थीं, जिनके पास दर्जन या 2 दर्जन गांव आते थे उस पूरी जागीर को मिलाकर। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अहम जम्मू कश्मीर था, और अभी भी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 84,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा, और इस लिहाज से ये हैदराबाद से भी बड़ा था। इसकी आबादी हालांकि महज 40 लाख थी और बहुत घना बसा हुआ ये नहीं था। इस रियासत की खासियत ये थी कि यहाँ बहुत ही सांस्कृतिक विविधता थी, लेकिन इसकी जनसंख्या मुस्लिम बहुल थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा इस आधार पर हुआ था कि हिंदू बहुल इलाके भारत में रहेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान चले जाएंगे। तो फिर एक मुस्लिम बहुल कश्मीर आखिर किस तरह भारत में आया होगा? उस वक्त जबरन किसी राज्य पर कब्जे का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि विभाजन की जो भूमिका थी अंग्रेज़ों के राज में ही तय हो गई थी और दोनों ही पक्षों को नियम कायदों से चलना था। उस समय
भारतीय पक्ष पर नियम कायदों का बंधन इसलिए भी ज़्यादा होना था क्योंकि उनके नेता, हमारे नेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य से जो अपनी पूरी लड़ाई लड़ी वो नैतिकता के आधार पर लड़ी थी। इसलिए भारतीय नेतृत्व के लिए अनैतिकता के साथ आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल होता और इसके साथ साथ शर्मनाक भी हो सकता था। तो फिर मुस्लिम बहुल कश्मीर किस सिद्धांत के तहत भारत में आया, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या ये इसलिए आया कि वहां के हिंदू राजा हरि सिंह भारत आना चाहते थे, भारत के साथ मिलना चाहते थे? कुछ लोगों का लगता है कि हाँ, लेकिन हरि सिंह तो कबायली हमला होने से पहले तक आजादी का राग अलाप रहे थे और मान लीजिए कि आना चाहते भी थे तो उन्हें कैसे इसका हक मिल जाता, जबकि उसी समय जूनागढ़ और हैदराबाद के मुस्लिम शासकों की पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा को खारिज कर दिया गया था। हैदराबाद और जूनागढ़ के शासकों की मांग इसी आधार पर खारिज की गई थी कि वहां की जो जनता थी वो बहुसंख्यक जनता हिंदू आबादी थी, भारत के साथ रहना चाहती थी। ऐसे में राजा की जगह प्रजा के विचार को ज्यादा महत्व दिया गया। दूसरी तरफ बंगाल और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य थे। इन राज्यों को हिंदू और मुस्लिम आबादी के वजन के हिसाब से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान चला गया और हिंदू जो बहुल इलाका था वो भारत में शामिल हो गया। तो क्या यह बात कश्मीर में नहीं हो सकती थी? कश्मीर भी तो दोनों देशों के बीच था। यहां भी हो सकता था कि हिंदू बहुल जम्मू और बौद्ध बहुल लद्दाख भारत में आ जाते और कश्मीर का इलाका जो वादी है वो मुस्लिम बहुल होने की वजह से पाकिस्तान चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विभाजन के समय अपनाए गए ये दोनों नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुए। ना तो वो पूरा ही पाकिस्तान में गया और ना ही उसका मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान गया। और ये सब कुछ हुआ जब कश्मीर का भारतीय भूभाग से सड़क और रेल संपर्क ना के बराबर था, जबकि पाकिस्तानी भूभाग से संपर्क कहीं बेहतर था कश्मीर का। इसके बावजूद पूरा का पूरा कश्मीर भारत के साथ आया। यह अलग बात है कि जब पाकिस्तान ने कबायली हमला किया और जबरन कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिसे भारत आज तक मान्यता नहीं देता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुख्य हिस्सा, खासकर कश्मीर वादी, कश्मीर घाटी भारत में ही बनी रही। ये कड़वी भूमिका इसलिए सामने रखनी पड़ी ताकि समझा जा सके कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कश्मीर भारत में ऐसे ही नहीं आ गया। उसे शामिल करने के लिए लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़ी गई, ऐसी लड़ाई जिसने भारत विभाजन के दोनों मूल सिद्धांतों को कश्मीर के मामले में बेअसर कर दिया था और कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इस कूटनीतिक लड़ाई के चाणक्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के नेतृत्व को पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़ा कर दिखाया था। लेकिन कैसे? अब हम तारीखों और तथ्य के साथ इस बात की सच्चाई को समझेंगे कि कैसे अगर नेहरू ना होते तो आज भारत में कश्मीर भी ना होता। लेकिन नेहरू ये सब कैसे कर रहे थे, ये कैसे संभव हो कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले कश्मीर के जननेता मुस्लिम लीग के बजाय कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। वो सितंबर 1925 में कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे और अपना ज़्यादातर समय मुंबई के रेस कोर्स और अपनी रियासत के विशाल घने जंगलों में शिकार पर बिताया करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो राजा महाराजाओं के वर्ग के सही प्रतिनिधि थे, जैसे कि उनकी बीवी, उनके सबसे छोटी रानी ने एक बार कहा भी था शिकायत भरे लहजे में कि महाराजा कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलते जो समस्याएं लेकर आते हैं। वो तो सिर्फ खुशामदी दरबारियों और अपने प्रियजनों से घिरे रहते हैं और कभी नहीं जान पाते कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो जैसे आमतौर से राजा महाराजा होते थे उसी तरीके के थे। हरि सिंह के शासनकाल में अधिकांश हिस्सों में उनका सबसे बड़ा विरोधी घाटी का एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला का जन्म 1905 में शॉल बेचने वाले एक व्यापारी के घर में हुआ था और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।
अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद वो कश्मीर में एक सरकारी नौकरी पाने में नाकाम रहे थे, क्योंकि कश्मीर रियासत के प्रशासन में हिंदुओं का बोलबाला था। अब्दुल्ला ने सवाल उठाना शुरू किया कि मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस सूबे में बहुसंख्यक हैं और इसके राजस्व में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा लगातार शोषण हो रहा है। इस समय कश्मीर की सरकारी नौकरी में गैर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। शेख अब्दुल्ला ने इस बात का निष्कर्ष ये निकाला कि मुसलमानों के साथ भेदभाव धार्मिक पूर्वाग्रह की वजह से ही हो रहा है। सरकारी नौकरी से वंचित होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने एक स्कूल में शिक्षक का काम करना शुरू कर दिया और साथ ही शब्दों की कलाकारी में वो माहिर थे ही, अपने शोषित भाइयों की तरफ से आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। साल 1932 में महाराजा के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष को आवाज़ देने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। कुछ साल बाद अब्दुल्ला की अगुवाई में इस संगठन का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया, जिसे हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी बढ़ावा दे रहे थे, उसमें शामिल थे। इस नए संगठन ने सूबे में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि सरकार की मांग की और इसी समय शेख अब्दुल्ला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी नज़दीकी बढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी वो दोनों एक दूसरे के विचारों के कायल हो गए। दोनों संवेदनशील थे और समकालीन मुद्दों पर अपने ठोस विचार रखते थे। संयोग से हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद पर दोनों ही एकमत थे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नज़दीक आने लगी। 1940 के दशक के मध्य तक शेख अब्दुल्ला लोकप्रियता के मामले में कई पार्टियों के नेताओं को पीछे छोड़ चुके थे। 1931 के बाद उन्हें कई बार जेल में डाला गया और रिहा किया गया, लेकिन 1946 में जब उन्होंने डोगरा राजवंश से कश्मीर छोड़कर चले जाने और जनता के हाथ में सत्ता सौंप देने की मांग की तो उन्हें दोबारा से जेल में डाल दिया गया। इसके बाद घाटी में फिर उपद्रव शुरू हुआ और इस हिंसा में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए। महाराजा ने राज्य में मार्शल लॉ लागू कर दिया और राजद्रोह के जुर्म में शेख अब्दुल्ला को 3 साल की सज़ा भी सुना दी गई। घटना ने नेहरू को काफ़ी आक्रोशित किया और वो अपने दोस्त की कानूनी पैरवी करने के लिए कश्मीर पहुंच गए, लेकिन महाराजा के लोगों ने नेहरू को राज्य के अंदर आने से रोक दिया और उन्हें दोबारा से यानी फिर से ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश क्षेत्र में भेज दिया। अब जब यह साफ हो गया था कि बहुत जल्द अंग्रेज उपमहाद्वीप से जाने वाले हैं, तो 15 जुलाई 1946 को महाराजा ने बयान दिया कि कश्मीरी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकारते हुए अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। स्वतंत्रता से पहले ही महाराजा के मन में स्वतंत्र होने का विचार जड़ें जमा चुका था। वो कांग्रेस से नफरत करते थे, इसलिए वो भारत में शामिल होने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो उनके हिंदू राजवंश के भाग्य का सितारा हमेशा के लिए अस्त हो जाता। अब अप्रैल 1947 में नई दिल्ली में नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आ चुके थे, जो महाराजा के पुराने परिचित भी थे। जून 1947 के तीसरे सप्ताह में जब मुल्क के बंटवारे के बारे में घोषणा की गई तो माउंटबेटन खुद कश्मीर रवाना हुए। इसकी वजह यह थी कि वो गांधी, पटेल या फिर नेहरू से इस मामले में पहल नहीं कराना चाहते थे। माउंटबेटन खुद ही जाकर हरि सिंह से मिलकर ये आकलन करना चाहते थे कि रियासत किधर जाना चाहती है। माउंटबेटन की इस यात्रा में हरि सिंह ने पेट में दर्द का बहाना बनाकर माउंटबेटन से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने प्रधानमंत्री से बड़े दुस्साहस पूर्ण तरीके से उन्होंने जवाब दिलवाया कि कश्मीर और हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते। 15 अगस्त 1947 को जिस वक्त आज़ादी मिल रही थी, उस वक्त तक जम्मू कश्मीर ने भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी विलय नहीं किया था। इसने दोनों ही देशों के साथ एक यथास्थिति समझौता यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की पेशकश की थी, जिसके तहत व्यक्तियों और आवश्यक वस्तुओं का सरहद के आर पार आबाद
आवागमन होगा। पाकिस्तान ने उसके साथ समझौता कर लिया, लेकिन पंडित नेहरू और भारत सरकार ने कहा कि वो इंतजार करेगा और अपने हिसाब से फैसला लेगा। लेकिन मध्य सितंबर में पश्चिम पंजाब स्थित सियालकोट और जम्मू के बीच रेल सेवा निलंबित कर दी गई और राज्य के लिए जरूरी वस्तुओं को ला रहे यातायात को पाकिस्तान की तरफ से रोक लिया गया। तो जैसे ही पाकिस्तान के साथ रियासत के संबंध खराब होना शुरू हुए, महाराजा ने एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। फिर पंजाब हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। महाजन के कांग्रेस के नेताओं से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। खास बात यह थी कि नेहरू हमेशा चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सरदार पटेल ने संकेत दिया था कि उन्हें कश्मीर के पाकिस्तान में मिल जाने से आपत्ति नहीं होगी। 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक टेलीग्राम भेजा और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने की घोषणा की। काठियावाड़ सरकार और भारत सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका था। हालांकि जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई थी, उसी वक्त जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला ले लिया, जबकि पाकिस्तान ने 1 महीने तक अपील का कोई जवाब नहीं दिया था। असल में जिन्ना जूनागढ़ को प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और राजनीति की बिसात पर उनकी नजर कश्मीर पर थी। कहते हैं कि जिस वक्त इस बात से निश्चिंत थे जिन्ना कि भारत कहेगा कि जूनागढ़ के नवाब नहीं बल्कि वहां की जनता को फैसला लेने का अख्तियार होगा, जब भारत ऐसा दावा पेश करेगा तो जिन्ना यही फॉर्मूला कश्मीर के लिए अपनाएंगे। वो भारत को उसी के जाल में फंसाना चाहते थे। लेकिन अब भारत की बारी थी कि वो पाकिस्तान और जिन्ना की इस योजना को कैसे नाकाम करे, और इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल पर थी। इसके बाद 27 सितंबर को नेहरू ने पटेल को राज्य की खतरनाक और बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में पत्र लिखा। नेहरू को खबर मिली थी कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में कश्मीर में घुसपैठिए भेजना चाहता है। महाराजा और उनका प्रशासन शायद ही इस खतरे को झेल पाएं, इसलिए वक्त की जरूरत थी कि महाराजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दोस्ती करें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ लोकप्रिय जन समर्थन जुटाया जा सके। उन्होंने आगे लिखा कि शेख अब्दुल्ला को रिहा करने और उनके लोगों के समर्थन को हासिल करने के लिए कश्मीर के भारत में विलय का रास्ता भी आसान हो जाएगा। 29 सितंबर को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया गया। अगले ही हफ्ते शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में भाषण दिया और मांग की कश्मीर में जनता के प्रतिनिधियों को पूर्ण सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक कश्मीर की जनता के नुमाइंदे ये तय करेंगे कि उन्हें भारत में मिलना है या पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सरकार किसी एक समुदाय की सरकार नहीं होगी, इसमें सभी धर्मों का बराबर योगदान होगा। इसके बाद दिल्ली में कश्मीर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में रक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि गृह सचिव वीपी मेनन को कश्मीर जाकर जमीनी हालात का जायजा लेना चाहिए और सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अब क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को करीब 200 से 300 ट्रक कश्मीर में आए थे। ट्रक पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कबाइलियों से भरे हुए थे। संख्या में बताए जाते हैं कि 5000 इनकी तादाद थी और इनकी मंशा साफ थी कश्मीर पर कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाना, जो कि उस समय तक इस बात पर अनिश्चित था कि वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। उस समय लगभग सभी रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ जा चुकी थीं, लेकिन जम्मू और कश्मीर असमंजस में था। जैसे ही मेनन श्रीनगर पहुंचे, उन्हें आपातकालीन हालात का एहसास हो गया था। यह महज घंटों की बात थी कि कबायली 1 या 2 दिनों में ही शहर में घूमने वाले थे। अब कश्मीर को बचाने के लिए महाराजा के पास एक ही रास्ता बचा था और वो था भारत से मदद मांगना। केवल भारतीय सेना ही थी
जो राज्य को पाकिस्तान में जाने से बचा सकती थी। हालांकि कश्मीर तब तक स्वतंत्र था। वीपी मेनन यहां से सीधे जम्मू के महाराजा के महल पहुंचे, लेकिन महल पूरी तरह खाली मिला, चीजें बिखरी हुई थीं। पता चला कि श्रीनगर से आने के बाद वो सो रहे हैं। मेनन ने उन्हें जगाया और सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले से उन्हें अवगत भी कराया। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन यानी भारत में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ मना कर दिया और शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे, और इसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार ना हो आपके बारे में। क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की मांग कभी स्वीकार नहीं करता। अंबेडकर से नाखुश शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए। उस समय वो विदेश के दौरे पर थे, इसलिए उन्होंने गोपाल स्वामी आयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें। आयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इसके अलावा वो कश्मीर के पूर्व दीवान और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। जब आर्टिकल 370 लाया गया तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसे लेकर विरोध किया था, लेकिन सरदार पटेल ने, जो कि उस समय कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने उसमें और अधिक रियायतें दी थीं जो नेहरू विदेश जाने से पहले उन्हें निर्देशित करके गए थे। शेख अब्दुल्ला और स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। हालांकि गोपाल स्वामी ने उनका समर्थन किया, इसलिए सरदार पटेल ने इस पर सहमति दे दी। शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी पंडित नेहरू के विचार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सरदार पटेल ने नेहरू की गैर मौजूदगी में उनका विरोध न करने का फैसला लिया। आर्टिकल 370 के इस समझौते में कहा गया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर सहमत है और यह झंडा भारत के झंडे का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यहां बता दें कि शेख अब्दुल्ला की पहली गिरफ्तारी के 2 महीने बाद नेहरू ने लिखा था कि वास्तव में अब्दुल्ला की गिरफ्तारी एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। धीरे धीरे महीने सालों में बदल जाते हैं और उनकी तकलीफ आत्मिक दुख का कारण बनती गई। इस तकलीफ को कम करने का एक तरीका था कि नेहरू ने अपने मित्र के बेटे की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, यानी शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला का। जैसा कि नेहरू ने खुद लिखा है कि कुछ लोग बड़े बेवकूफ़ाना ढंग से सोचते हैं कि क्योंकि शेख अब्दुल्ला के साथ हमारा कुछ मतभेद है इसलिए हमें उनके बेटे और उनके परिवार की तरफ झुकाव नहीं रखना चाहिए। ये बात सिर्फ बकवास ही नहीं है, बल्कि ये मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचता हूँ। शेख अब्दुल्ला जेल में है, इसलिए ये मेरा विशेष दायित्व है कि मुझे उनके बेटे और परिवार का ध्यान रखना चाहिए। इस निजी किस्म की कहानी को यहाँ पेश करना इसलिए भी ज़रूरी था कि पता चले कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुस्लिम नेतृत्व को न सिर्फ राजनीति और कूटनीति से भारत के पक्ष में किया, बल्कि असल में अपना दिल कश्मीर को देकर कश्मीरियों का दिल भारत के पक्ष में कर दिया। इसलिए जब हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए तो उसे स्वीकृति देने के लिए कश्मीर की जनता की तरफ से शेख अब्दुल्ला खड़े थे। अगर शेख अब्दुल्ला की सहमति ना होती, यानी कश्मीर की जनता सहमति ना देती, तो हैदराबाद या जूनागढ़ के नवाबों की तरह कश्मीर के राजा की बात भी नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, और कोई मान भी लेता तो भारत के सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी नहीं मानते। कश्मीर के भारत में विलय के बाद गांधी ने अपनी एक प्रार्थना सभा में कहा था कि यदि महाराजा अकेले ही भारत के साथ मिलना चाहते तो मैं उनका समर्थन नहीं कर पाता। परंतु ये कि महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से बोलते हुए ऐसा चाहा था।
शेख अब्दुल्ला इसलिए मैदान में आए क्योंकि उनका दावा मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सारे कश्मीर के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का था। इस तरह भारत के असली चाणक्य पंडित नेहरू ने हर हाल में पाकिस्तान के साथ जाते दिख रहे कश्मीर को अपनी कूटनीति और अपनी समझदारी के बल पर भारत के नजदीक कर दिया और भारत का एक अंग बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा ताकि हम प्रेरित हो सकें और ज्यादा बेहतर वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।